नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशी सरका एंड आई हैव क्लियर्ड माय सीएस प्रोफेशनल इन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। आई एम हियर टू हेल्प यू कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। ओके, सो बिफोर आई बिगिन विद द प्लानिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई वांट टू से सम थिंग्स कि अभी तक जो भी किया है, जितना भी किया है या नहीं किया है, अब उसको छोड़ दो। डोंट थिंक अबाउट इट। इधर यू कैन थैंक योरसेल्फ कि पहले जो जो किया, और इधर यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ कि अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो, बिकॉज रिग्रेट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो बाकी सारे दिनों के लिए, अब जितने भी दिन बाकी है, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो बाकी सारे दिनों के लिए सारी चीजों को थोड़ा साइड में रख दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंद कर दीजिए या stop it completely. I'm just saying कि we'll come to those things afterwards ना। अगर दोस्तों से झगड़ा हुआ हो, family problems, all of that, everything can wait for another 40 days or say 30 days, everything. We'll come to that later on. And मुझे पता है कि ये सुनने में easy है and it is difficult to imply, but if आप एक एक thought eliminate करते जाओगे, आपको खुद को फर्क समझ में आएगा। ओके, सो अब जितने दिन बाकी है उतना हमारे लिए काफी है, बिकॉज इट इज सेड कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपके पास जितने भी दिन है, दैट इज सफिशिएंट, उतने में हम कर लेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए आई वांट टू हेल्प यू विद अ फ्यू ट्रिक्स, दैट इज एफएमसीए पहले तो आते हैं एफएमसीए पे, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर अफ्रेड अबाउट दैट सब्जेक्ट। एफएमसीएमए में बेसिकली क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी रेशियोज एंड फॉर्मूला, ये आपको सबको पता है। सो आपको क्या करना है, द बेसिक ट्रिक दैट एवरीवन फॉलोज, मेक अ लिस्ट एंड रेगुलरली रिवाइज इट। ये तो सब बोलते होंगे, बट आई एम एडिंग समथिंग न्यू कि आप विजुअलाइज करो कि हाँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला था, यहाँ पे सेल्स रेशियो का फॉर्मूला था, यहाँ पे सपोज ईपीएस का फॉर्मूला था। सो आपको ध्यान में रखना है कि ओ, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेज इट वाज द ईपीएस का फॉर्मूला। ओके, और मेक श्योर करो कि आपने फॉर्मूला लिस्ट में सही से फॉर्मूला कॉपी किया है, क्योंकि आप वहां से ही रीड करने वाले हो। सो डबल चेक इट, वही से लर्न करोगे। सो that was for FMCM। टैक्स के लिए, of which everyone has a fear in their minds. So bifurcate it, DT, IDT, direct tax, indirect tax. So इनडायरेक्ट टैक्स में जो थ्योरी आता है उतना तो आप करके जा ही सकते हो, और मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे जस्ट रीड द प्रोविजंस, दे लर्न द प्रोविजंस एंड गो टू द एग्जाम। दिस वोंट हेल्प यू। क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट इन टैक्स। तो पहले आप जिस भी फैकल्टी को फॉलो करते हो उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। आई लाइक मेनी ऑफ देम टीच वेल, सो दैट वुड बी इनफ। बट अगर आपको यू वांट टू सॉल्व एनीथिंग एक्स्ट्रा, तो टैक्स में यू कैन रेफर स्कैनर्स, आप करके ही जाना है। एंड आपको बाद में रियलाइज होगा कि टैक्स इज इंटरेस्टिंग, टैक्स वाज इजी, बट हमने किया नहीं। टैक्स डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट। आपका बस लैक क्या हो रहा है, कहाँ पे लैक कर रहे हो आप, द नंबर ऑफ रिविजन। आपके साइड से एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, द नंबर ऑफ रिविजन। इफ यू लुक एट एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको मुश्किल ही लगने वाला है। सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो थोड़ा फमिलियर लगेगा। ऐसे ऐसे आपको उस सब्जेक्ट में कंफर्ट आता जाएगा। सो टैक्स के लिए आपको वैसे करना है, you have to hack your brain. So next is सी लॉ। सी लॉ जो हम अभी सुनते आ रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट पेपर्स आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो सी लॉ में आपको क्या करना है, मेक टू लिस्ट। पहले पहले लिस्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट लिस्ट में यू विल डू ओनली सेक्शन नंबर लिखना है और सामने उसका ब्रीफ हेडिंग। जैसे कि सपोज आई हैव गिवन द एग्जांपल, सेक्शन 184 इज अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो आपको ये बस लिख देना है, सेक्शन 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड मेंबर्स। देन नेक्स्ट लिस्ट आपको कैसे करना है, चैप्टर वाइज। कि सपोज चैप्टर 2 में कौन सा था, चैप्टर 2 आपको लिस्ट हेडिंग पे लिखना है चैप्टर 2। देन राइट द नंबर ऑफ सेक्शंस जो जो उसमें था। सेक्शन 96 एजीएम, सेक्शन 97 एजीएम बाय एनसीएलटी। अगर सेक्शन 98 होगा, 98 के बाद सीधा 118 होगा, तो वैसे आपको लिखते जाना है चैप्टर वाइज। दोनों लिस्ट आपको रिवाइज करने हैं। सी लॉ में क्या है, स्कैनर इज मस्ट। क्योंकि आप बस प्रोविजंस लर्न करके जाओगे, यू वुड नॉट नो हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम। तो स्कैनर मस्ट है फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट या एनी अदर प्रॉब्लम। बहुत सारे स्कैनर्स के पीडीएफ्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, पर स्कैनर आपको क्वेश्चंस तो करके जाना ही है। सिर्फ प्रोविजन पढ़ के जाओगे, यू वोंट नो हाउ टू अप्लाई इट। और हर रोज एक आंसर लिखना है आपको, एक आंसर लिखना है आपको। स्टार्टिंग में 8 मिनट्स लगेंगे, 7 लगेंगे, 9 भी लगेंगे, 10 भी लगेंगे। यू हैव टू धीरे धीरे रिड्यूस द टाइमिंग टू 5.5 मिनट्स टू 6 मिनट्स। ओके,
तो आपको वहां तक आपका पर आंसर का टाइमिंग लाना है। सो प्रोविजन का लिस्ट, 2 लिस्ट बनाने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, चैप्टर पढ़ लिया, एक लिस्ट बनाया, लगे दूसरा लिस्ट बनाया। ओके, स्कैनर इज मस्ट, पर डे एक क्वेश्चन राइटिंग, और आपको धीरे धीरे रिड्यूस करके आपका टाइम कब तक लाना है, 5.5 to 6 मिनट्स। ओके, अब आते हैं एस्लॉ। एस्लॉ में भी क्या है, बहुत सारे रेगुलेशन है, सेबी के कितने ढेरों रेगुलेशन है। तो आपको एस्लॉ में क्या करना है, डिवाइड द नंबर ऑफ रेगुलेशन, जैसे कि एस एस टी होगा या एलओडीआर, आईसीडीआर, एनी अदर रेगुलेशन। तो आपको क्या करना है, रिवाइज वन रेगुलेशन डेली। ये तो मैंने लिखा है, वही आई एम रीडिंग जो मैंने पीडीएफ में लिखा है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर एडिशनल थिंग, जैसे कि एलओडीआर, सपोज एलओडीआर बड़ा टॉपिक है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू रीड एलओडीआर एवरी डे पूरा का पूरा। तो आपको बड़े बड़े रेगुलेशंस को हाफ हाफ में डिवाइड करना है, आज हाफ किया, कल हाफ किया, 2 दिन में एलओडीआर का रिविजन इज कंप्लीटेड। देन सपोज आईसीडीआर, आईसीडीआर इज अनदर बिग टॉपिक, तो उसको डिवाइड करना है। एसएसटी में भी आपका टेक ओवर कोड क्या हो सकता है, एक दिन में हो जाएगा, तो वैसे करके आपको डिवाइड करना एंड मेक अ टाइमिंग कि हाँ इतने मजे आए स्टडी है इसमें। पूरा का पूरा फॉलो नहीं होगा, पर टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना तो कुछ भी फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जीआईजीएल, इसमें अपनी एक्सपर्टीज है। सीएस के स्टूडेंट्स को पसंद होता है ये सब्जेक्ट, बट उनको समझ में नहीं आता, मार्क्स क्यों नहीं मिलता। तो जीआईजीएल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लॉज, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ऑल ऑफ दैट। तो हम जीआईसीएल में गलती क्या करते हैं, हाँ हमको समझ में आ गया व्हाट आईपीसी इज अबाउट, व्हाट सीआरपीसी इज अबाउट, व्हाट सीपीसी इज अबाउट, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट। हमको लगता है हमको समझ में आ गया, एग्जाम में क्या फोड़ देंगे, बट नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट। इसमें लॉ का लैंग्वेज यूज करना है, लीगल लैंग्वेज यूज करना है, अपने ओन वर्ड्स जीआईजीएल में विल नॉट सर्व द पर्पस। तो इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक्सपर्टीज है, बट राइटिंग में एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। सो जेआईसीएल में भी स्कैनर मस्ट है कि आपको समझेगा कहाँ रेस्ट सब्जुडिकेट आता है, कहाँ रेजुडिकेट, रेस्ट सब्जुडाइज, वो आएगा। सो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए स्कैनर्स आर मस्ट, और इसका भी लॉ का लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज लिखने के लिए एक आंसर आपको लिखना है। एक आंसर का टाइमिंग आपको कितना लगेगा, 5.5 to 6 मिनट्स तक आपको रिड्यूस रिड्यूस करके लाना है। और एक फिक्स टाइमिंग रखो कि खाने के बाद, हाँ खाने के तुरंत बाद एक जेएसएल का आंसर लिखना है। यू वोंट ऐसे बर्डन नहीं करना है उसका। एक आंसर का फिक्स टाइमिंग रखो, 5-7 मिनट 10 मिनट तो हम फोन में भी चला देते हैं। तो एक फिक्स टाइमिंग रखो, खाने के बाद, खाने से पहले आई एम गोइंग टू राइट वन आंसर, देन ओनली ईट, ऐसे। नेक्स्ट वन, ईबीसीएल। ईबीसीएल में क्या है, आपको ब्रीफ आइडिया तो है कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस कमर्शियल लॉज। सो ईबीसीएल में क्या है, बहुत सारे लॉज होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये एसईजेड वाला था, या फिर कंफ्यूज हो सकते हो ये बेनामी प्रॉपर्टी में था ये वाला पॉइंट, या मनी लॉन्ड्रिंग में था। सो यू डू नॉट हैव टू बी कंफ्यूज, इसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। बी क्लियर विच प्रोविजन बिलोंग्स टू विच एक्ट, डू नॉट मिसमैच, और कंफ्यूजन अवॉइड करना है। ये हम करेंगे कैसे, तो उसके लिए I've made a bulk point, which is what? Make a brief list of chapters and the headings in it. मैंने example भी दिया है, जैसे कि suppose chapter 1 is SEZ, Special Economic Unit. तो SEZ में कौन से headings आते हैं, जैसे कि establishment, approval, authorization, SEZ developer, setting up a unit. ये पॉइंट्स आपको लिख देना है, चैप्टर की स्टार्टिंग में एक स्टिकी नोट पर लिख दो, या तो अलग से लिस्ट बनाओ, however you're comfortable। चैप्टर में क्या क्या आता है ना, वो पॉइंट्स का लिस्ट बनाओ, ताकि वन डे बिफोर एग्जाम आपको बस एक बार 1 मिनट में आपको लिस्ट देख के आपको ये भी याद आना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग क्या था, सीधे डेवलपर किसको कहते हैं। सेकंड मैंने एग्जांपल दिया कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट में क्या क्या आता है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन, सीसीआर, अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। ओके, कि एक चैप्टर में क्या क्या आता है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, और लास्ट डे रिविजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा ये। एंड SBIL, इसमें भी क्या है, वेरियस लॉज इन वन सब्जेक्ट, बहुत सारे लॉज एक ही सब्जेक्ट में आ गए। तो आपको क्या करना है, SBIL इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपको LLP फॉर्म करना बोला, या कंपनी इनकॉर्पोरेट करना बोला, या most common question, कि advice which form of business would be helpful, sole proprietorship, company, LLP, you should know the basics of this subject, तो ये सब्जेक्ट को important treat करो। okay, obviously this is the most relevant after company law, but relevant ये भी है। तो आपको एक्ट वाइज रीड करना, एक्ट वाइज रीड करते जाना, डेली एक एक्ट। आज LLP एक्ट खत्म किया,
एलएलपी एक्ट में सारे प्रोविजंस आपने एक दिन में नहीं किए तो भी चलेगा, पर जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करके जाओ। एक दिन में जितना आप कर रहे हो उतना अच्छे से करो। मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, प्रॉपरली करो, इवन इफ नॉट एंटायर। ओके। और इसमें सबसे खास बात इस सबसे की क्या है, इसमें बहुत सारे जेनेरिक क्वेश्चन है, जैसे कि लिस्ट द फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कंपनी कैसे फॉर्म करना है, या व्हाट आर द क्या बोलते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ उद्यम आधार। तो इन सब में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स हम बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यहाँ का रिक्वायरमेंट था वहाँ का था। जेनेरिक टॉपिक्स में भी तो जेनेरिक टॉपिक क्या है, हमको लगता है अरे कितना इजी है, फैक्टर्स इस पे कंपनी डिपेंड करती है फॉर्म। बट राइटिंग द जेनेरिक आंसर्स इन एग्जाम इज रियली अ चैलेंज, क्योंकि हम क्या करते हैं जब व्हेन वी आर स्टडिंग वी इग्नोर दोस टॉपिक्स, यार ये तो आता है, इससे अच्छा कोई प्रोविजन करिए। तो जेनेरिक टॉपिक्स पे खास करके यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन इट। ओके। हेंस नीचे लिखा है, हेंस स्टडी जेनेरिक टॉपिक्स थॉरली। इसमें ही मोस्टली मार्क्स कट होते हैं। द पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड, हमको लीगल प्रोविजंस तो याद होते हैं, बट जेनेरिक जेनेरिक टॉपिक्स जो होते हैं वी टेंड टू फॉरगेट दोस टॉपिक्स। सो उसमें आपको एकदम ध्यान रखना है। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जहाँ पे लोग आपको बोल रहे होंगे कि अभी तक आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, अभी तक ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था। अरे पर नहीं हुआ है तो अब क्या करेंगे हम। पहले गलती है कि दैट्स फाइन बट वी आर नॉट सपोज टू रिपीट इट नाउ। सो आपको कंपेयर नहीं करना है, अरे अभी तक मेरे दोस्त के 5 रिविजन हो गए, 2 रिविजन हो गए, 1 रिविजन हो गए, या सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, मेरे आधे भी ना, डोंट डू दैट। अगर आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि आपका आपने 2 रिविजन भी ढंग से किए, 3 रिविजन भी ढंग से किए, तो भी यू कैन बी एबल टू बीट समवन जो 7 रिविजन भी ढंग से नहीं कर। सो ऑल दैट मैटर्स इज आप कैसे कर रहे हो, कितना प्रॉपरली कर रहे हो, नॉट द नंबर ऑफ रिविजन। सो नंबर ऑफ रिविजन कंपेयर करना बंद करो, जस्ट डू अ डिसेंट अमाउंट, डेडिकेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू द सब्जेक्ट, और उतने नंबर ऑफ रिविजन पे जितना कर रहे हो उतना फोकसली करो। इट वुड हेल्प यू लॉट। 5 रिविजन 7 रिविजन ऐसे मत करो, 5 रिविजन भी आपने ढंग से नहीं किए ना तो फिर भी नैया डूब जाएगी। और अपने को पता है हम कितना पानी में है। सो अभी इन द लास्ट फ्यू डेज कि इस शादी में जाना है, उस बर्थडे पार्टी, इस रिश्तेदार को मिलना है, जस्ट स्टॉप दीज थिंग्स। हमें पता है हम कितना पानी में। एवरीथिंग कैन बी डन आफ्टर 30-40 days, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल नाउ। सो जितने दिन है उतने काफी है, पहले नहीं पढ़ा है अभी भी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यू कैन स्टार्ट अच्छे से अभी भी। अभी भी आपने किया तो आप क्रैक कर सकते हो। मेनी पीपल विल बी टेलिंग यू कि अरे तेरा फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, सेकंड होने पे आना चाहिए था। इग्नोर देम, जितने दिन है उतने में अच्छा करने का ट्राई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोस टिल योर exam gets over. Let me know in the comment section if any other help or suggestions. Anything is welcome. Thank you. See you in my next video.